नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के एजेंडे में आज क्या कुछ रहने वाला है खास, इस पर विस्तार से नजर डालेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम आज के एजेंडे पर चर्चा करेंगे। साथ ही क्योंकि मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है, क्या हासिलात इसके रहे और गतिरोध को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंजू शर्मा जी, जो कि जयपुर राजस्थान से बीजेपी की लोकसभा सांसद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी आपका। हमारे साथ स्टूडियो में एनके प्रेमचंद्रन जी भी मौजूद हैं, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद हैं कोल्लम केरल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनके प्रेमचंद्रन जी। और आप दोनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे और आइए जानते हैं कि दोनों सदनों में जो सूचीबद्ध कार्य हैं वो क्या रहेंगे, और लोकसभा के विधायी कार्यों के बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि तमाम जो अहम एजेंडा रहेगा और सत्र को लेकर दो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकसभा की जानकारी हम तक पवन कुमार शर्मा पहुंचाएंगे और साथ ही राज्यसभा के बारे में विस्तार से, कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जुड़ेंगे। तो दोनों ही संवाददाताओं से हम बातचीत करेंगे। पहले हम पवन कुमार शर्मा का रुख करेंगे। पवन, जैसा आपने कहा कि आज मॉनसून सत्र का अंतिम दिन, और हम जानते हैं कि पूरा जो मॉनसून सत्र रहा है वो बहुत अच्छे संदेश के साथ आज खत्म होता हमें नहीं दिखाई देगा, समाप्ति की ओर नहीं दिखाई देगा। पहले हम आज के एजेंडे पर आते हैं। आज बताइए, अंतिम दिन क्या कुछ लिस्टेड है? प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने कि जितनी उत्पादकता उम्मीद रहती है देश की जनता को, उतनी उत्पादकता मानसून सत्र की नहीं रही है। सबसे पहले मैं आज के एजेंडे पे ही बात कर लेता हूं, क्योंकि लोकसभा में जो है वो प्रश्नकाल से शुरुआत होती है। 20 प्रश्न लिस्टेड रहते हैं और सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण रहते हैं। और खास बात प्रीति ये है कि जो प्रश्न हैं वो विपक्ष के जो सांसद हैं उनकी तरफ से रहते हैं। पर इस बार ये जो एसआईआर का मुद्दा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, बिहार की वोटर लिस्ट का जो मामला है, उससे लगातार व्यवधान रहा और विपक्षी सांसदों ने इसका फायदा नहीं उठाया। क्योंकि ये भी लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल कम से कम चलने दें, क्योंकि इसमें सरकार जो है जवाब देने के लिए बाध्य है, उन्हीं के सवालों का, विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देने का बाध्य है। पर उत्पादकता जो है वो ठीक नहीं रही। अगर मैं आज के प्रश्नकाल की बात करूं प्रीति, कौन कौन से महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं, उसमें रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय, उससे 6 प्रश्न हैं। सिविल एविएशन से जुड़े 4 प्रश्न हैं। इसके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय जो है उससे जुड़े 4 प्रश्न हैं। एमएसएमई से जुड़े 2 प्रश्न हैं और हाउसिंग से जुड़ा 1 प्रश्न है और ट्राइबल अफेयर से जुड़ा भी 1 प्रश्न है। तो सारे के सारे जो मंत्रालय हैं देश की जनता से जुड़े हुए मामले हैं। प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है टोल टैक्स एग्जम्पशंस का। गुरजीत सिंह औजला है, अमृतसर से सांसद है कांग्रेस के, उनका यह सवाल है कि जो ट्रैक्टर जाते हैं टोल से और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, उस पे भी जो है रोड जो मंत्रालय है उसने टोल लगाने की बात नहीं की है। पर पंजाब में या कई जगह पे इससे ट्रैक्टरों से भी टोल जो है वसूला जा रहा है। तो उनकी किसानों को ये छूट मिलनी चाहिए, ऐसे जुड़ा सवाल है। तो ये टोल टैक्स में एग्जम्पशन दी जाए ट्रैक्टर्स को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो हैं उनका ये सवाल है कि जैसे जैसे ओवर स्पीडिंग का मामला हो, क्योंकि देश में हाईवेज बने हैं, तो ओवर स्पीडिंग का मामला हो, चाहे पॉट होल्स हो, कई जगह जो ग्रामीण क्षेत्र के रोड है वहां पे पॉट होल्स हैं, तो उससे भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो ये कितनी संख्या है इनकी, वो जानना चाहते हैं ये सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। इसके साथ ही फिर अगर मैं पेट्रोल और नेचुरल गैस की बात करूं तो उसमें प्रमोशन ऑफ बायोफ्यूल ब्लेंडिंग, ये 20% तक बढ़ाना है पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग है, उससे जुड़ा प्रश्न भी है। इसके साथ इंपैक्ट ऑफ प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, के पेट्रोल और डीजल के इनके दामों की कीमतों को लेकर जो है गुजरात की एकमात्र कांग्रेस की सांसद है गनीबेन ठाकुर, उनकी तरफ से सवाल है कि जो ये इंपैक्ट आता है पेट्रोल और डीजल से वो कितना आ रहा है। पिछले 5 वर्षों का आंकड़ा उन्होंने मांगा है और स्टेट वाइज उन्होंने आंकड़ा मांग रहा है, ऐसा सवाल भी है। तो ये सारे का, इसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ एयर कनेक्टिविटी इन राजस्थान में जो एयर कनेक्टिविटी है, जो सिविल एविएशन से जुड़ा हुआ मामला है, वो बढ़ाई जाए, वहां पे नए हवाई अड्डे बने और वहां पे प्लेन्स ज्यादा जाए, उससे जुड़ा सवाल भी है। और इसके साथ ही एक्सपेंशन ऑफ सिटी गैस नेटवर्क सिस्टम, के सिटीज में जो शहर हैं देश के, वहां पे जो एलपीजी सिस्टम है, गैस का नेटवर्क है, उसको बढ़ाया जाए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न, ये सीधे जनता से जुड़े हुए प्रश्न है।
पर दुख की बात यही है प्रीति कि प्रश्नकाल नहीं चला इस बार अच्छे से। और अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो अब तक की प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो अब तक लोकसभा की प्रोडक्टिविटी जो है लगभग 32% है और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी जो लगभग 36% है। अगर मैं प्रश्नकाल की ही बात करूं तो लोकसभा में उसकी प्रोडक्टिविटी लगभग 13% है सिर्फ, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता। और उसके साथ राज्यसभा में ये सिर्फ 3.1% है, प्रश्नकाल वहां चला ही नहीं ज्यादा इस बार। तो कुल मिला के लोकसभा की कार्रवाई जो है 36 घंटा कुछ मिनट चली है और राज्यसभा की कार्रवाई 38 घंटा कुछ मिनट कही है। पर सभी, क्योंकि ये एक महीने का था, 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक का सेशन था, तो इसमें ये प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाई, उत्पादकता नहीं आ पाई। जो सांसद जो क्वेश्चन उठाना चाहते हैं, 0 आवर में जो मुद्दे उठाना चाहते थे वो मुद्दे नहीं उठे। और विशेष बात यह कि इस बार सिर्फ जो है प्रीति, अगर मैं बात करूं तो ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा हुई उस चर्चा के अलावा कुछ खास नहीं हुआ। और यहां जो स्पेशल डिस्कशन चल रहा है भारत का स्पेस कार्यक्रम 2047 तक का जो कार्यक्रम है, शुभांशु शुक्ला जो है उनका भी स्वागत किया गया संसद में, उस पे भी विपक्ष की तरफ से व्यवधान किया गया है। जो एमओएस हैं स्पेस डिपार्टमेंट के, जितेंद्र सिंह, उन्होंने शुरुआत करी और उसके साथ जो है अब निशिकांत दुबे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। तो ये चर्चा चल रही है और लोकसभा में आज ये लिस्टेड भी है, ये चर्चा पूरी हो जाए। और उसके बाद आज जो प्रीति है, इसके बाद क्योंकि ये अंतिम दिन है मॉनसून सत्र का, तो प्राइवेट मेंबर्स बिल रखा गया है। कुछ रेजोल्यूशंस हैं जो 4 सांसद हैं विपक्ष की तरफ से, तो उनके रेजोल्यूशंस हैं, उस पर चर्चा भी लिस्टेड है आज। बहुत विस्तार से पवन आपने बताया है जो लिस्टेड एजेंडा है, और साथ ही जो उत्पादकता प्रोडक्टिविटी को लेकर आपने आंकड़े दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पवन। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनके प्रेमचंद्रन जी। हमारे संवाददाता पवन ने काफी कुछ बताया। 32% प्रोडक्टिविटी अब तक, 32% लोकसभा में, करीब 36% राज्यसभा में। मॉनसून सत्र के बारे में कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा मॉनसून सत्र हो रहा है, इस बार लंबा मॉनसून सत्र हो रहा है, लेकिन निराशा प्रोडक्टिविटी को लेकर। सही बात है कि ये बड़ा सेशन था, मॉनसून सेशन एक बड़ा सेशन था, 1 मंथ के अधिक दिन था, लेकिन प्रोडक्टिविटी के बाद में 31 पॉइंट समथिंग, वो भी डिसरप्शन के साथ वो प्रोडक्टिविटी किया। प्रश्नकाल में और बिल की प्रेजेंटेशन के समय में भी हाउस ऑर्डर में नहीं था। सो डिसरप्शन के समय और प्रोडक्टिविटी मिला हो तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, विपक्ष का प्रॉब्लम यह है कि हमने बीएससी में और ऑल पार्टी मीटिंग में हमने एक डिमांड किया कि एसआईआर को डिस्कस करना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को डिस्कस करना चाहिए। बिहार में आज नेक्स्ट इलेक्शन में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि यह डेमोक्रेसी का बेस क्या है, इलेक्शन है। वो चुनाव में इलेक्टोरल रोल प्रिपरेशन करने की रिवीजन हो गया, वो इंटेंसिव रिवीजन हो गया। उस रिवीजन के बाद में विपक्ष को विश्वास नहीं लेना, इलेक्शन कमीशन यूनिलैटरली वो सब बात करेंगे, इसलिए हमने डिमांड किया कि इस बात को डिस्कस करना चाहिए, विपक्ष का ओपिनियन और व्यू ऑल्सो टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट is not willing to discuss the SIR issue, special intensive revision of electoral rolls, इसलिए ये डिसरप्शन हो गया। पहलगाम की डिस्कशन में हमने कोऑपरेट किया और एस्टरडेज इंट्रोडक्शन की बात में भी हम कोऑपरेट किया। ऑल ऑफ द बिजनेसेस हमने नहीं कोऑपरेट किया, लेकिन ऑल बिल्स आर पास, सभी विधेयक पास हो गया, पारित हो गया, लेकिन चर्चा के बिना वो सब पास किया, वो अच्छी हेल्थी डेमोक्रेसी के बात नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स बिल, sports governance bill, maritime bill, shipping bill, and yesterday some other bills, so many other bills, उन्होंने वो विधेयक सभी पारित हो गया, उसको कोई डिस्कशन कुछ भी नहीं है। 536 क्लॉसेस है इनकम टैक्स बिल में, मैं भी सेलेक्ट कमेटी में था, मैंने उसमें डिसीजन किया, मेरा ऑब्जर्वेशन दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा उस डिस्कस करने के समय मेरा डिसीजन को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन उसको भी अवसर नहीं मिला क्योंकि द हाउस इज टोटल डिसरप्शन, इसलिए हमने कुछ भी समय नहीं मिला। और 536 क्लॉज की इतना बड़ा विधेयक 10 मिनट तक पास हो गया, पारित हो गया, कि मतलब क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। इसमें विपक्ष डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का भी, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि
सेशन और हाउस अच्छी तरह चलना, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अपोजिशन बट ऑल्सो द गवर्नमेंट. अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एन इनिशिएटिव इन रिजॉल्विंग द dispute so as to have a smooth functioning of the house. मंजू जी, yes. वही सवाल आपसे, आप इस मॉनसून सत्र को कैसे देख रही हैं? मैं पहली बार चुन के आई हूँ और मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा देश के लिए हम करेंगे और बात करना था. ये जो मानसून सत्र है वास्तव में जो पूरा हुआ है, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें विपक्ष ने बिना सहयोग किए, जरा भी सहयोग एक भी बात में नहीं किया. और जिस तरीके से सारा देश देख रहा है किस तरीके से इन्होंने पूरे सेशन का, मैं कहूँगी सत्यानाश जो किया है समय का और पैसे का, बहुत दुखद है. हम लोगों को चुन के जनता इसलिए भेजती है कि लोक हित के मुद्दे हम वहां रखें, जनता की समस्याएं रखें और उनका निराकरण सरकार के द्वारा हो. सरकार ने हमेशा कहा कि आप जिस बात पे, जिस मुद्दे पे बहस करना चाहते हैं आप करिए. आपने देखा होगा हर बात में मुद्दे की बात की, लेकिन विपक्ष चाहता ही नहीं है. आप क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में बड़ी मुश्किल से 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 क्वेश्चन में से भी जो समय होता है उसमें 2-5 लोगों को बोलने का मौका मिलता है, वो भी आप नहीं करने दे रहे. आप 0 आवर भी नहीं करने दे रहे. तो आखिर आप चाहते क्या हैं? आपके लोग भी हैं, विपक्ष वालों के भी क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनको भी नहीं बोलने देना चाह रहे. पूरा का पूरा विपक्ष ने इस बार पूरे सेशन को इतना खराब किया है, जो आंकड़े अभी पवन जी ने बताए कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये तो नगण्य के बराबर है. फिर भी सरकार का हर मंत्री, अध्यक्ष जी ने कितनी बार कहा, बहुत बार कहा कि मैं चाहता हूं, मैं आप सबको समय दूंगा, आप चर्चा करिए, मुद्दों पे बात करिए. लेकिन विपक्ष बिल्कुल भी इस बात के लिए सहमत नहीं हुआ कि किसी बात पे बहस या चर्चा जो वो चाहते हैं वो की जाए. ठीक है, एक नजर हम लिस्टेड जो एजेंडा है आज का उस पर हम डाल लेते हैं. और पहले हम बात करेंगे लोकसभा के जो विधायी काम है उसके बारे में. और अगर इस एजेंडे को देखें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर सोमवार को सदन में शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी. वहीं संसद के मानसून सत्र का अंतिम दिन है आज. दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस आज लिए जाने के लिए लिस्टेड है. लोकसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शाम 3:30 बजे से शाम 6 बजे के बीच लिया जाना लिस्टेड है. आज प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन का दिन है, जिसके अंतर्गत 4 सांसद चर्चा के लिए संकल्प उपस्थित करेंगे. वहीं उच्च सदन राज्यसभा की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह कल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए तीनों बिल, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का राज्यसभा में प्रस्ताव करेंगे. वहीं राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच लिया जाएगा. राज्यसभा में 3 सदस्य अपने संकल्प उपस्थित करेंगे. और एनके प्रेमचंद्रन जी, जो बात मंजू जी ने भी उठाई है और सबसे बड़ा सवाल यही रहता है, और चेयर की तरफ से भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही ये कहा जाता है, कम से कम प्रश्नकाल तो चलने दीजिए. प्रश्नकाल चलना चाहिए, मैं भी उसी राय को समर्थन कर रहे हैं. प्रश्नकाल मेंबर्स का है, उसको चलना चाहिए. लेकिन हमारा प्रेसिडेंट नहीं है. बीजेपी गवर्नमेंट के समय भी प्रश्नकाल को डिस्टर्ब किया. Still I am remembering 50th year of independence of India, अटल बिहारी वाजपेयी की समय में गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन की बात से स्पेशल सेशन हो गया, राज्यसभा और लोकसभा का स्पेशल सेशन हो गया. उसी सेशन में हमने एक रेजोल्यूशन, यूनानिमस रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया. उसका एक पार्ट यह है कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं करना. यूनानिमस रेजोल्यूशन पास्ड बाय बोथ हाउसेस. लेकिन उसके बाद भी हमको so many instances by which we have seen that disruption, क्वेश्चन आवर को, प्रश्नकाल को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं. उसको एक कंसेंसस होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं करना. लेकिन क्योंकि वो संसदों की समय है, संसदों की है, वो हम
गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए. The government has to be made accountable to the people through the parliament. इसलिए it is a privilege of the members to put the questions and the government is bound to answer. But unfortunately our president's convention so सब disrupt करना, पहला प्रश्नकाल disrupt करना. Previously, I am in the parliament from 1996 onwards. Previously, हमने all these मुद्दा से very important national, international issues वो सब राइज करेगा 0 ओवर में. 0 ओवर में लीडर्स को चांस दे दूंगी, इंपॉर्टेंट मुद्दे पर चर्चा करेंगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स करेंगे. 0 ओवर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन था 0 ओवर. उसमें लीडर्स को चांस मिलेगा. नाउ सभी को चांस मिल रहे हैं. इसी समय हमने एक पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए कि प्रश्नकाल को डिस्टर्ब नहीं करना, वेदर विपक्ष और पक्ष के साथ सभी पार्टियों की, पॉलिटिकल पार्टियों की कंसेंसस होना चाहिए. उसके बाद 0 ओवर में और गवर्नमेंट बिजनेस को डिस्टर्ब करना, गवर्नमेंट बिजनेस को. बट हियर क्या चल रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. सभी बिल पास हो गया, मोर देन 12 बिल्स दे हैव पास. सभी बिल दिन में पास हो गया, पारित हो गया. और और डिमांड, विपक्ष की डिमांड को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ये हेल्थी डेमोक्रेसी में विपक्ष का विश्वास लेना चाहिए, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. In a parliamentary democracy, the role of opposition is also very, very important. So, the government has to take the opposition into confidence in smooth running of the house. Thereby, we can have a good parliamentary system of governance. Unfortunately, वो नहीं हमारा संसद में हम सब देखा है कि इस मानसून सेशन टोटल वॉश आउट, एक्सेप्ट 2 days of discussion of पहलगाम, सभी दिन वॉश आउट हो गया. ये नेशनल लॉ से इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद में हम डिस्कस करे हैं तो वो विपक्ष के बाद एलिगेशन में करेगा, लेकिन हम गवर्नमेंट के साथ करेगा. लेकिन ये कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए इस बातों की, और इस मामले में वो होना चाहिए. इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर रनिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन ए बेटर वे. जैसे मंजू जी, हम जानते हैं, आपने जैसे कहा कि पहली बार लोकसभा पहुंची, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी क्योंकि प्रश्नकाल चले, इसके लिए उसका समय भी बदला गया, बार बार कहा भी गया चेयर की तरफ से. जैसा इनके प्रेमचंद्रन जी ने भी कहा, वो 3 दशक तक इस पूरे सफर को देख चुके हैं संसद के अंदर. प्रश्नकाल का बाधित होना एक नए सांसद के लिए, उसके मैं कहूं उसका जो अधिकार है प्रश्न पूछने का, वो ना मिलना या वो ना पूरा होना, कैसा अनुभव है या किस तरह के आप लोगों के विचार आते हैं उस समय? क्योंकि एक बहुत बड़ा मौका है कि आप अपने क्षेत्र की जनता की आवाज को संसद में उठा पाएं. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है. ये कि हम दिखते हैं, हम प्रश्न करते हैं, जनता हमें देखती है तो उनको लगता है हमारी बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हमारे सांसद ने हमारी बात को रखा है. जब हमें ये मौका नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है, क्योंकि हम तैयारी भी करते हैं और पक्ष और विपक्ष दोनों में नए सांसद हैं जो ये चाहते हैं कि उनको, उनकी आवाज, जनता की आवाज वो संसद में रखें और उनके जो जनता है वो उनको देखे. तो ये दोनों को ही नुकसान है. हर व्यक्ति, हर सांसद पूरी तैयारी के साथ संसद में बोलने के लिए आते हैं और उनको जब नहीं मौका मिलता, बड़ी मुश्किल से, तो लॉटरी के बाद तो नंबर लगता है बोलने के लिए. और उसमें भी आप हमें विपक्ष जिस तरीके का रवैया इन्होंने पूरे सेशन में किया है, तो बड़ी तकलीफ होती है ये चीज देख करके कि इतनी मुश्किल से कहीं नंबर आया है. पूरी लॉटरी से नंबर आते हैं, उसके बाद भी कुछ समय में ही कुछ प्रश्नों के लिए ही बोलने का मौका मिलता है, और वो भी इस शोर शराबे में, इस विरोध में, इस गतिरोध में चला जाता है. तो बड़ी तकलीफ होती है. और विपक्ष अपना रोल जो कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता के मुद्दे हैं. जनता सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती है, वो सबके लाभ की बात सरकार ने करी है. अगर हम कल की गेमिंग बिल की बात करते हैं तो वो कितना, उनमें विपक्ष वालों के बच्चे भी हैं, पक्ष वालों के भी बच्चे हैं, जनता की, तो वो भी उनको पास नहीं कर, उसमें भी उनको चर्चा नहीं करनी. एक उनने एजेंडा बना लिया है कि इस सरकार में हमें किसी भी विषय पर चर्चा नहीं करनी है. जब चर्चा नहीं करनी है तो आप सदन में आते क्यों हैं? बाहर ही रहिए ना. आपको विरोध आपका दिखाना है, बाहर दिखाइए. काय को आकर के साइन करके और यहाँ सबका समय बिगाड़ते हैं, काय को वो करते हैं.
अगर चर्चा करिए ना, मैं तो कहती हूं आप 4 दिन तक चर्चा करो। आपको विरोध जताना है, आप 4 दिन तक चर्चा करो ना। समय दे रहे हैं अध्यक्ष जी, कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं सबको समय दूंगा, सबको समय दूंगा, लेकिन आपको चर्चा करनी नहीं है। मात्र विरोध विपक्ष के नाते जो उनकी भूमिका है वो सही नहीं रही है इस बार सेशन में, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी। ठीक है, और अब हम अपने संवाददाता सुरेंद्र कुमार का रुख करेंगे जो कि राज्यसभा को लेकर ज्यादा अपडेट हमें देंगे। सुरेंद्र, वही प्रश्न है कि आज अंतिम दिन मॉनसून सत्र का, और उच्च सदन में हम देखें तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी के आंकड़ों के जरिए अगर सिर्फ समझें तो थोड़ी सी बेहतर नाम मात्र की प्रोडक्टिविटी हमें राज्यसभा में देखने को मिली है। लेकिन पूरा मॉनसून सत्र जिस तरह से वॉश आउट हुआ है, क्या संदेश जा रहा है? देखिए, संदेश साफ है कि जिस तरह से विरोधाभास सदन में उत्पन्न हो रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है, लेकिन आसन से, चेयर से लगातार इस बात की गुजारिश की जाती है कि प्रश्नकाल को चलाया जाए। आप देखिए जिस तरह से प्रश्नकाल को बाधित किया जाता है, शून्यकाल की हम बात करें, बिलों की बात करें, बिना चर्चा के और कम चर्चा से बिलों को पास किया जा रहा है। अगर यही जितने भी विधेयक हैं चर्चा के लिए सदन में लाए जाते हैं, सभी सांसदों को अपनी बात उस विधेयक पर रखने का मौका मिलता है, तो बेहद जो सशक्त विधेयक के तौर पे ये सदन के समक्ष निकल के आता है और जो बिल है वो एक अच्छे रूप में सामने आता है। अब हम बात करें प्रश्नकाल की, तो देखिए जिस तरह से प्रश्न रखे जाते हैं, हर बार लगातार हंगामे की भेंट इस बार चढ़ता जा रहा है, लेकिन जो विषय है मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहूंगा। जो विषय की बात करें तो पर्यावरण का जो विषय है, श्रम का है, खेल का है, पक्षी संरक्षण की हम बात करें वो विषय इस बार आज के प्रश्नकाल में है। हिमालय की आपदा की हम बात करें, महिला रोजगार, ग्रामीण और प्रतिभा की बात करें, समुद्री खनिज और खनिज संसाधनों की बात करें, तो ये विषय आज के लिए लंबित हैं। लेकिन इन महत्वपूर्ण विषयों पर आज बात हो ही नहीं पा रही है। जो प्रश्न है, 15 प्रश्न लगे हुए हैं, अलग अलग मंत्रालय की प्रश्न लगे हुए हैं। 15 जो मंत्रालय हैं उनकी हम बात करें तो श्रम मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, खेल, पृथ्वी विज्ञान, संस्कृति, कानून, ये ऐसे अहम मंत्रालय हैं जिनके दिन होते हैं, जिस दिन के संबंधित प्रश्न अलग अलग सांसद, चाहे सत्ता पक्ष से हो चाहे विपक्ष से हो, वो प्रश्न करते हैं। वो सारे प्रश्न एकदम वॉश आउट हो जाते हैं। जो उनका अधिकार है सवाल पूछने का सरकार से, संसद के माध्यम से, वो बिल्कुल खराब हो जाता है। ऐसे में जो प्रश्नकाल है उसका चलना बेहद जरूरी है। अगर हम बात करें कानून की, तो जो प्रोडक्टिविटी की आपने बात की बहुत लो रही है, देखिए उसका एक कारण भी है। आज जो जिस तरह से हंगामा सदन में लगातार चल रहा है, लगातार वो आप देख रहे हैं कि चुनाव सर पर हैं बिहार के, तो जो सारा एजेंडा है विपक्ष का वो इस संसद की कार्रवाई को उसका इस्तेमाल करना चाह रहा है, इस परिसर का, इस कार्रवाई का, ताकि वो अपने एजेंडे को लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन जो सदन के प्रति सभी सांसदों की जिम्मेदारी वो यही है कि जो जनता की आवाज बनकर वो संसद में पहुंचते हैं, उस आवाज को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी सांसद अपनी आवाज को सदन तक पहुंचाएं। वहीं हम बात करें जो 12 अहम विधेयक इस बार बड़े हंगामे के बीच पारित हुए हैं, उनकी बात कर लें तो टैक्स से जुड़े बदलाव को लेकर एक बिल था, खेलों में बेहतर प्रशासन की बात करें तो उसको लेकर एक विधेयक था, बंदरगाहों और खनन को जुड़े जो नियम है उसको लेकर था। देखिए जितने भी ये विधेयक आते हैं उनका एक ही है प्रारूप होता है कि किस तरह से देश के आर्थिक विकास में बिलों के माध्यम से कानूनों को सशक्त किया जा सके, ताकि जिस तरह से संसद कानून बनाए, जो कानून बने उनका इस्तेमाल बेहतर भविष्य के लिए हो। 2047 के विकसित भारत की अगर हम बात करें, उसको लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी मंत्रालयों की भूमिका बेहद अहम है, सभी राज्यों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ऐसे में जो मंत्रालय हैं उनसे संबंधित जो बिल सदन में आते हैं, चाहे संशोधन के माध्यम से हो, उनमें बदलाव के माध्यम से हो, 169 साल पुराने जो हमारा अभी कानून था जिसमें बदलाव किया गया है, वो 169 साल से था जो पोर्ट के संबंधित बिल था, उस पर हम लगातार देख रहे हैं कि उसमें बदलाव किया गया है। अब वो सदन के पटल पर रखा गया है, दोनों सदनों से पास हुआ है। जी बिल्कुल। सुरेंद्र, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एनके प्रेमचंद्रन जी, बात यही है, 12 बिल पास हुए, आपने कहा कि बिना चर्चा के पास हो गए, लेकिन चर्चा करने के लिए तो मेरे ख्याल से रोका नहीं गया किसी को। और कितने कंस्ट्रक्टिव सजेशंस आए इन बिल को लेकर विपक्ष की तरफ से, कैसे पता लगेगा लोगों को? चर्चा
मैडम भी दोनों समय ये बातचीत कर रहे हैं कि विपक्ष कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। विपक्ष के कोऑपरेशन लेना गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए मैंने बोला स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट सरकार और विपक्ष दोनों कोऑपरेट करना चाहिए। उसके इनिशिएटिव करना कौन? गवर्नमेंट ने इनिशिएट करना। सभी समय सभा अध्यक्ष, स्पीकर और गवर्नमेंट सभी समय पार्लियामेंट में, सदन में एश्योरेंस के साहब से बात करके आते हैं कि सब सदन चलाएंगे और सदन में आके जो करते हैं नो सभी मैं कंप्लीट करेगा। सभी समय गवर्नमेंट एश्योरेंस कर रहे हैं हम वी आर रेडी फॉर डिस्कसिंग एनी मैटर। लेकिन एसआईआर को डिस्कस करना नो, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी एंड विलिंग टू डिस्कस एसआईआर। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी, अवर लोकतंत्र की बेस को डिस्कस करने की अवसर हमको पार्लियामेंट है, अप्रोप्रिएट फोरम पार्लियामेंट है, उसमें डिस्कस नहीं करे हो तो क्या करना, विपक्ष क्या करना। इसलिए मैंने बोला, मैंने मेंशन किया कि इफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर इन डिस्कसिंग इलेक्शन कमीशन, हमने बीएससी में विपक्ष ने यूनानिमसली सजेस्ट किया कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बाद में चर्चा करो। 193 में रूल 193 में विपक्ष के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात चर्चा करो। उसके भी गवर्नमेंट तैयार नहीं है। गवर्नमेंट सदन में बोला, सदन में एश्योरेंस कर रहे हैं कि हम वी आर रेडी फॉर डिस्कसिंग एनी सब्जेक्ट, but when it comes to the BSc, when it comes to the practice, government is not ready and willing to discuss the electoral reforms, means how the opposition can cooperate. इसलिए मैंने बोला 12 बिल पारित हो गया। उसी बिल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, how many members of parliament know what the content of the bill? Yesterday this online gaming bill पारित हो गया। डिस्कशन में ये सभी बात एक्सपोज कर रहे हैं कि उसका मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, वो सब जानने डिस्कशन के साथ। लेकिन डिस्कशन नहीं है। इनकम टैक्स बिल पारित हो गया, स्पोर्ट्स बिल पारित हो गया, वो मैरिटाइम बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल, कितना बिल पास, मणिपुर से बिल सभी पास हो गया बिना चर्चा के साथ, वो सब पारित हो गया। कि क्या उसका मतलब क्या है कि इवन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, देन द पब्लिक वी नो व्हाट इज द स्पोर्ट्स बिल, व्हाट इज द ऑनलाइन गेमिंग बिल। लेकिन हमने अब एक बात समझना चाहिए कि कल एक 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसके साथ 2 बिल माननीय अमित शाह जी ने सभा में, सदन में इंट्रोड्यूस किया। उसमें एक इंट्रोडक्शन के बाद कुछ डिस्कशन हो गया। उस डिस्कशन के साथ द हाउस, सदन को अच्छी तरह जानता है इसमें क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, हमको डिसाइड करना। पब्लिक भी अवेयर कर रहे हैं। सो हम विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट मुद्दा दैट इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। बिहार में चुनाव आ रही है, बंगाल में आ रही है, चेन्नई में, मद्रास, तमिलनाडु में आ रही है, वो भी उन सभी राज्यों में ये रिवीजन कर रहे हैं। तो 65 lakhs of people eliminated from the voters list in Bihar because of the SIR. उसके बाद में हम चर्चा करना चाहिए। वो चर्चा को अलो नहीं करे है तो हम विपक्ष कैसा कोऑपरेट करेगा। इसलिए हमने बोला कि विपक्ष के साथ हाउस फंक्शनिंग के लिए विपक्ष को भी विश्वास लेने के बाद गवर्नमेंट इनिशिएट करना चाहिए। उस इनिशिएट करे है तो विपक्ष डेफिनेटली वी विल कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द हाउस। लेकिन हम 240 मेंबर्स है हाउस में, विपक्ष 240 मेंबर्स है। हमको भी इक्वल राइट है, विपक्ष को और पक्ष को इक्वल राइट है। सभा में उसको मेजॉरिटी है, गवर्नमेंट को मेजॉरिटी, इसलिए गवर्नमेंट है। सो इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन, विपक्ष और पक्ष इक्वल है इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो हमारा डिमांड्स को भी रेस्पेक्ट करना। इफ गवर्नमेंट इज रेडी टू एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ द अपोजिशन, जेन्युइन लेजिटिमेट डिमांड्स ऑफ द अपोजिशन, definitely we will cooperate with all the bills. We will cooperate with the government in functioning the house. You might have seen that several times we have discussed the matter even up to night 12 o'clock. The Vipaksh, we have cooperated with the government for passing the bills even up to 12 o'clock. So इसलिए विपक्ष और पक्ष
वो दोनों एक कंसेंसस होना चाहिए। इसी बात में सम अमिकेबल रेसोल्यूशन होना चाहिए। उस अमिकेबल रेसोल्यूशन के साथ हाउस अच्छी तरह चले हैं तो दिस विल बी द बेस्ट डेमोक्रेसी। डेफिनेटली हमको यू कैन डिजाइन, यू कैन अप्रूव और यू कैन डिसअप्रूव, हमारा सजेशंस को अप्रूव, लेकिन हमको संशोधन देना, हमको बिल में डिस्कस करना, वो सभी बात the entire people will get an awareness about what is the bill, what is the content, what are the merits, what are the demerits, what are the consequences of the bill, वो सभी बात पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं। लेकिन ये 12 बिल पारित के बाद मैं एक बात अश्योर करना चाहिए कि इवन द सदन में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी not aware about the contents and the consequences of bill. This is not good for a democracy. और लोकतंत्र में ये अच्छी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, और जैसे एनके प्रेमचंद्रन जी भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि विपक्ष का सहयोग ले और संसद की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाए। ये सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में इसे कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सदन चलाना दोनों की जिम्मेदारी है। जब तक विपक्ष बैठ के साथ में चर्चा नहीं करेंगे जिन मुद्दों पे बात, जो भी मुद्दे आ रहे हैं सदन के अंदर, तो कैसे होगा? दोनों का सहयोग चाहिए। सरकार हर तरीके से तैयार है, आपको करना ही नहीं है, क्या करेंगे? आपने सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया, सिंदूर पे आपने, ऑपरेशन सिंदूर पर आपने चर्चा मांगी की, पहलगांव पे चर्चा की। एसआईआर की बात करते हैं, एसआईआर पे आप चर्चा कर नहीं सकते संवैधानिक संस्था की, कैसे? वो तो आप समझो कैसे करेंगे। बाकी जो कल बिल लाए, पहली बार पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि 130वां जो संशोधन करके बिल आया है, हर प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक उसके तहत उनका सब पे लागू होगा। वो ऐसा नहीं है, तो इनको क्यों डर लगता है? क्या इनको ये लगता है कि इनके सब लोग ऐसे आने वाले हैं जिन पर ये लागू होने वाला है? वो सब पर होने वाला। उस बिल में कहीं भी ये नहीं लिखा कि जहां भाजपा के लोग होंगे वहां नहीं होगा, जहां अदर पार्टी के होंगे वहां होगा। क्यों डर लग रहा है? मैडम, करना चाहिए ना, चर्चा करिए। आपकी बात है, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ में लेना चाहिए। विपक्ष को कैसे लेंगे? बार बार कह रहे हैं आप अपनी जगह पर बैठो, आप डिस्कशन करो, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। अध्यक्ष जी पूरा विपक्ष को साथ में लेके चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एक मुद्दा ले रखा है कि सेशन चलने नहीं देना है, सेशन चलने नहीं देना, किसी भी बात पर सेशन नहीं चलने देना। तो ऐसे कैसे सहयोग होगा, बताइए। एनके प्रेमचंद्रन जी, अब जेपीसी को दिया जा रहा है, कल अमित शाह जी ने 3 बिल इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बात के लिए तो आप लोग भी राजी होंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा देश हो, इतना बड़ा लोकतंत्र है, एक अच्छा संदेश उससे जाए, और जो राजनीति में एक शुचिता की और सफाई की बात हो रही है, उसे लेकर कुछ रिफॉर्म्स तो करने होंगे। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं, और क्या इस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत नहीं है या है? नो, हमारा पॉइंट यह है कि कल अमित शाह जी ने 3 बिल हाउस में, सदन में इंट्रोड्यूस किया। उस बिल का इंटेंशन को हमने क्वेश्चन किया। क्या लास्ट सेशन, मंसूर सेशन का लास्ट डे है, इन द लास्ट डे विदाउट सर्कुलेटिंग द बिल अमंग द मेंबर्स, विथ एन अनड्यू हेस्ट वो बिल इंट्रोड्यूस किया। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है। उसमें मैं चीफ मिनिस्टर को it is very easy to remove the chief minister of a particular state if you lodge a case, register an FIR and putting him into custody for 30 days. Definitely if a PMLA case is taken, definitely he won't get the bail, he will be there for 30 days. On 31st day, उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर खत्म हो गया। ये 356 का बदला है कि 356 में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और कोलैप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज द रीजन बाय विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिसमिस ए स्टेट गवर्नमेंट। हियर द चीफ मिनिस्टर, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इफ ही इज इन कस्टडी फॉर पीरियड ऑफ 30 डेज। हमको अच्छी तरह जानता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्होंने केस रजिस्टर किया, उसका कन्विक्शन का रेट 0.01% है। हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये accused is presumed to be innocent until proven guilty। ये हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का बेसिक प्रिंसिपल। इसी बात में है
ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट लेजिस्लेचर. If this is the basic principles of our democracy, by this constitution amendment, 130th constitution amendment, it is very clear that the president or the governor can remove the chief minister or the prime minister, elected prime minister on this ground. इसलिए हमने अपोज किया. हमारा बेसिक केस ये है कि इसमें बोनाफाइड इंटेंशन नहीं है. हमने एक बात पूछा कि क्या है अर्जेंसी, क्या है इसमें इमरजेंसी. सच ए बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, विदाउट कंप्लाइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, विदाउट सर्कुलेटिंग द बिल अमंग द मेंबर्स, इसको पारित करने की, इंट्रोड्यूस करने की क्या है इमरजेंसी, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए. होम मिनिस्टर ने एक्सप्लेन करना चाहिए. व्हाट होम मिनिस्टर ने बोला कि हमने ये सेलेक्ट कमेटी को भेजा, सेलेक्ट कमेटी में डिस्कस करना. हमारा केस ये है कि इस बिल को इंट्रोड्यूस करने की अवकाश और अधिकार भी नहीं है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है. सो इंट्रोडक्शन को हम ऐतराज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं. इसी समय हमको अवसर भी नहीं मिला, बिल को पढ़ने के लिए अवसर भी नहीं मिला. सो इसलिए इंटेंशन को, बोनाफाइड इंटेंशन को हमने क्वेश्चन किया और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड अवर पॉलिटी वो सब अंडर थ्रेट है. इसलिए हमने हमारा अप्रीहेंशन भी है कि इसको डिस्टेबलाइज करना, राज्य सरकार को डिस्टेबलाइज करने की इसको दुरुपयोग करेगा. इसलिए हमारा स्ट्रांग ऑपोजिशन हमने कल किया एट द स्टेज ऑफ इंट्रोडक्शन. मंजू जी कह रहे हैं बिल पर प्रश्न नहीं है, मंशा पर सवाल है. सरकार की क्या मंशा है इस बिल को लाने के पीछे? बिल्कुल, सरकार की यही मंशा है कि भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जेल में बैठ करके लोग शासन ना चलाएं. ये सीधी सी बात है. और मैं फिर कहना चाह रही हूं कि ये कोई, इस बिल में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि जहां बीजेपी की सरकार होंगी वहां ये लागू नहीं होगा, या विपक्ष की सरकार होगी वहां ये लागू होगा. ये सभी के लिए है. और अच्छी बात यह है, मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का बहुत आभार और धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने इतनी हिम्मत करके और ये बिल लाए. दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई कानून नहीं बन करके आ रहा है जहां अपने ही ऊपर अगर कहीं दिक्कत आती है तो खुद ही उसमें अगर जनप्रतिनिधियों को लाने की जो बात करिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो. गवर्नर और प्रेसिडेंट के बाद में उन्होंने कहा 30 दिन तक अगर वो नहीं उसमें लेते हैं कोई संज्ञान तो 31वें दिन ऑलरेडी वो अपने आप ही उसमें लागू हो जाएगा. तो मैं तो कह रही हूँ कितनी बड़ी बात है. बधाई देनी चाहिए पूरे देश को इस बात के लिए कि भ्रष्टाचार तो कम से कम, ऐसे लोग तो जो बार बार चुनने के बाद ये कहा जाता है कि अपराधी राजनीति में आ रहे हैं, अपराधी लोग राजनीति में आ रहे हैं, कम से कम उनसे जनता को छुटकारा मिलेगा. और अगर कोई ऐसे आ भी गए हैं तो इसके माध्यम से भी जनता को एक अच्छा नेतृत्व मिलने की वो मैं बात करती हूँ. तो मैं तो बहुत आभार और बहुत धन्यवाद करती हूँ गृह मंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने इतनी हिम्मत करके इस बिल को लाने की बात की. और कल आपने देखा किस तरीके से विपक्ष ने आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ जो व्यवहार किया. ये क्या इनको डेमोक्रेसी में इतनी स्वतंत्रता है जो उन्होंने कल व्यवहार किया है, वो बहुत शर्मनाक स्थिति उन्होंने पैदा की संसद में. जो प्रेमचंद्र जी, विपक्ष की जो राजनीति है या जिसका जिक्र अभी मंजू जी कर रही हैं, ये संसद की गरिमा और जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं, क्या उन्हें कहीं से चोट ठेस नहीं पहुंच रही है इस व्यवहार से? नो, आई एम नॉट सपोर्टिंग इट. लेकिन हमारा परंपरा आपने देखा कितना इंस्टेंसेस हमारा सदन में हो गया. आप प्रेसिडेंट्स देखिए, हमारा प्रेसिडेंट्स एंड कन्वेंशंस वेल में कितना इंस्टेंसेस हो गया. कैश नोट्स सभा में, सदन में ब्रिंग किया कौन? उसी समय सब विपक्ष और पक्ष के साथ ये दोनों हमारा प्रेसिडेंट से. आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, आई एम नॉट फॉर इट, बट अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैव हैपेंड यस्टरडे. इट इज नॉट गुड फॉर अवर कंट्री, इट इज नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी. डेफिनेटली आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट एट द सेम टाइम you have to see that there are so many instances previously by which these type of incidents have took place. At the time of Telangana division bill, Andhra Pradesh constitution division bill के समय हमने देखा ही पार्लियामेंट में, सदन में क्या क्या इंसिडेंट्स हो गया. वो सब बुरा बात है, हम नहीं समर्थन कर रहे हैं. लेकिन उसको भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों की इसमें एक कंसेंसस होना चाहिए, फ्लोर में, वेल में,
और क्या करना, उसको भी एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट होना चाहिए। हमारा एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, लेकिन उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कोड ऑफ कॉन्डक्ट की आवश्यकता भी है, लेकिन उसको सभी पार्टियों, सभी राष्ट्रीय दल ने उसको अवॉइड करना चाहिए। विपक्ष में आने के समय एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, पक्ष में आने के समय अनदर स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, वो सही बात नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ द पार्लियामेंट, सो दैट आवर डेमोक्रेसी विल बी more strengthened and it will be one of the largest democracy in the world. और क्योंकि समय इजाजत आगे नहीं दे रहा, आप दोनों को ही संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए जाना है। इनके प्रेमचंद्रन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मंजू जी बहुत बहुत शुक्रिया संसद में आज में चर्चा में शामिल होने के लिए। और आइए प्रश्नकाल की अब बात कर लेते हैं। लोकसभा में जो शुरुआत है प्रश्नकाल की, उसके बारे में प्रश्नों पर विस्तार से नजर डालते हैं और देखते हैं कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिनसे संबंधित तारांकित प्रश्न आज पूछे जाने हैं। उत्तर प्रदेश के धौरहरा से सांसद आनंद भदौरिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछेंगे कि क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में मेसर्स बेसिक फ्रानलैब को परामर्श संबंधी कार्यों का कोई ठेका किसी निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना ही नामांकन के आधार पर प्रदान किया गया है? अगर हां, तो ब्यौरा क्या है और सभी परियोजनाओं के लिए कार्यों का मूल्य और अनुबंधों का स्वरूप क्या है? उन विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्हें इन कार्यों के लिए विचार नहीं किया गया और इसके कारण क्या रहे हैं? तेलंगाना के महबूबाबाद से कांग्रेस के सांसद बलराम नाइक पोरिका जनजातीय कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि जून 2025 की स्थिति के अनुसार देश में विशेष रूप से तेलंगाना में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों और आश्रम विद्यालयों की वर्तमान स्थिति क्या है और इन विद्यालयों की संख्या, नामांकन के आंकड़े और बुनियादी ढांचे का ब्यौरा क्या है। 2020 से 2025 तक विशेष रूप से तेलंगाना में ईएमआरएस और आश्रम विद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है। राजस्थान के जालौर से बीजेपी के सांसद लुम्बाराम चौधरी नागर विमानन मंत्री से जानना चाहेंगे कि राजस्थान में हवाई संपर्क को मजबूत करने के लिए उड़ान योजना के तहत कितने नए हवाई अड्डों को मंजूरी दी गई। राजस्थान के सिरोही जिले में हवाई संपर्क की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाए जा रहे हैं और क्या सिरोही जिले में मानपुर हवाई पट्टी को सरकार ने अपने अधीन ले लिया है? अगर हां, तो ब्यौरा क्या है और यहां हवाई सेवाएं शुरू करने में देरी के क्या कारण है? हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद धर्मबीर सिंह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार पेट्रोल और डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा दे रही है? अगर हां, तो ब्यौरा क्या है और देश भर में जैव ईंधन उत्पादक इकाइयों को दिए जा रहे समर्थन का ब्यौरा क्या है? जैव ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं में किसानों को शामिल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या सरकार जैव ईंधन के लिए फसल अवशेषों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बना रही है? अगर हां, तो ब्यौरा क्या है? ओडिशा के कंधमाल से बीजेपी के सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पूछेंगे कि उद्यम सखी पोर्टल के उद्देश्य और इसके कार्यक्षेत्र क्या है, इस पोर्टल के विकास और रखरखाव पर हुआ कितना खर्च है और पोर्टल की शुरुआत से अब तक पंजीकृत और लाभान्वित महिलाओं की राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है। ग्रामीण और पिछड़े जिलों को लाभान्वित करने के लिए पोर्टल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए राज्य संघ राज्य क्षेत्रवार क्या कदम उठाए गए हैं। नासिक महाराष्ट्र से सांसद राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे नागर विमानन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या नासिक दिल्ली मार्ग पर दैनिक उड़ान सेवा की आवृत्ति घटाकर सप्ताह में 3 दिन कर दी गई है? अगर हां, तो क्या कारण है? क्या सरकार को जानकारी है कि वर्तमान में दिल्ली से नासिक और दिल्ली से नासिक के लिए कोई शाम की उड़ान नहीं है? अगर हां, तो ब्यौरा क्या है? राजस्थान के गंगानगर से कांग्रेस के सांसद कुलदीप इंदौरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में किन्नू उत्पादक अपनी उपज राज्य से बाहर भेजते हैं क्योंकि उन्हें इसका उचित मूल्य नहीं मिलता। क्या सरकार किन्नू फल के लिए कोई प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने या कोई प्रोत्साहन योजना शुरू करने का विचार रखती है? अगर हां, तो ब्यौरा क्या है और अगर नहीं, तो क्या
भविष्य में श्रीगंगानगर में ऐसी प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बीजेपी के सांसद बंटी विवेक साहू पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार से जुड़ा सवाल करेंगे कि देश भर में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र और पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अमृतसर पंजाब से कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या मंत्रालय ने ट्रैक्टर और कंबाइन हार्वेस्टर सहित सभी कृषि वाहनों को देश भर के टोल प्लाजा पर टोल टैक्स भुगतान से छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। अगर हां तो ब्यौरा क्या है। क्या कई टोल ऑपरेटर अभी भी कंबाइन हार्वेस्टर मालिकों चालकों से टोल टैक्स वसूल रहे हैं। देश के सभी टोल प्लाजा पर अधिसूचना को समान रूप से लागू न किए जाने के क्या कारण हैं। बिहार के खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद राजेश वर्मा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों जिनमें तेज गति और गड्ढे शामिल हैं इनकी पहचान की है। देश भर में सड़क अवसंरचना में सुधार और दुर्घटना प्रवण स्थानों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बीजेपी के सांसद भारत सिंह कुशवाहा आवासन और शहरी कार्य मंत्री से जानना चाहेंगे कि ग्वालियर में स्मार्ट सिटी परियोजना की वास्तविक और वित्तीय स्थिति क्या है और परियोजना की शुरुआत से लेकर आज तक पूर्ण किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है। स्वीकृत परियोजनाओं के लिए समस्त शेष धनराशि का ब्यौरा क्या है। गुजरात के बनासकांठा से कांग्रेस की सांसद गनीबेन नागाजी ठाकुर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री से सवाल करेंगे कि पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राज्यवार कितनी वृद्धि हुई है और क्या सरकार ने उपभोक्ताओं विशेषकर गरीब और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं पर इस वृद्धि के आर्थिक प्रभाव का कोई अध्ययन या आकलन किया है। उत्तर प्रदेश के एटा से समाजवादी पार्टी के सांसद देवेश शाक्य सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 530B के बरेली से मथुरा खंड के निर्माण के दौरान भारी डंपरों को निकटवर्ती ग्रामीण संपर्क सड़कों से होकर गुजारा जा रहा है। गुजरात के वलसाड़ से बीजेपी के सांसद धवल लक्ष्मण भाई पटेल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या देश भर के जनजातीय बहुल आकांक्षी जिलों में नई ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना गलियारों की योजना बनाई गई है। अगर हां तो ब्यौरा क्या है। दक्षिण गुजरात विशेषकर वलसाड़ डांग क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं गलियारों की स्थिति क्या है। आंध्र प्रदेश के बापतला से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद कृष्ण प्रकाश टेनेट्टी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने सड़क अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई परिसंपत्ति मुद्रीकरण रणनीति तैयार की है। इसका ब्यौरा क्या है। इसके तहत किन उपकरणों और मॉडलों को निर्धारित किया गया है। बिहार के झंझारपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामप्रीत मंडल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से सवाल करेंगे कि बिहार के लिए विशेष पैकेज में कितनी सड़क परियोजनाएं शामिल हैं और ऐसी सभी परियोजनाओं की परियोजनावार वर्तमान स्थिति क्या है। इसके अंतर्गत अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है। केरल के मल्लपुरम से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सांसद ईटी मोहम्मद बशीर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण में सुधार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी भागीदारी को मजबूत करने की आवश्यकता से अवगत है। अगर हां तो ब्यौरा क्या है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एमएसएमई के सामने आने वाली प्रमुख वैश्विक चुनौतियां क्या हैं। एमएसएमई के विकास और स्थिरता पर वैश्विक आर्थिक कारकों का प्रभाव क्या है। गुजरात के खेड़ा से बीजेपी के सांसद देवू सिंह चौहान नागर विमानन मंत्री से जानना चाहेंगे कि गुजरात में उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक कितने हवाई अड्डे संचालित किए गए हैं और इस योजना के अंतर्गत राज्य में जोड़े गए मार्गों का ब्यौरा क्या है। महाराष्ट्र के रामटेक से कांग्रेस के सांसद श्याम कुमार दौलत बर्वे जल शक्ति मंत्री से सवाल करेंगे कि क्या नागपुर के काटोल क्षेत्र में भूजल स्तर 800 से 850 फीट तक गिर गया है। इसके 1200 फीट तक गिरने की चेतावनी जारी की जा रही है। अगर हां तो ब्यौरा क्या है।
इसके कारण क्या है? भूजल स्तर को स्थिर करने के लिए सरकार ने तत्काल और दीर्घकालिक क्या उपाय किए हैं? तमिलनाडु के थेनी से डीएमके के सांसद तमिल सेल्वन थंगा नागर विमानन मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या केंद्र सरकार को कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? इसका ब्यौरा क्या है? क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने की संभावना है और इसका ब्यौरा क्या है? अगर नहीं तो कारण क्या है? और आइए अब जानते हैं राज्यसभा में पूछे जाने वाले आज के प्रश्नों के बारे में। राज्यसभा में कुल 15 प्रश्न आज पूछे जाएंगे, जिनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्रालय से 3-3, पृथ्वी विज्ञान और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से 2-2 और संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय से 1-1 प्रश्न पूछे जाने के लिए लिस्टेड हैं। एक नजर आज पूछे जाने वाले कुछ चुनिंदा सवालों पर। मध्य प्रदेश से कांग्रेस के सांसद विवेक के तनखा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि हाल ही में देसी और प्रवासी पक्षियों की संख्या के संबंध में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए गए हैं, प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले हैं? क्या घरेलू गौरैया, गिद्ध और प्रवासी जल पक्षियों जैसी प्रजातियों की संख्या में गिरावट आई है? इसके कारण क्या है? ओडिशा से बीजेडी के सांसद निरंजन बिशी का प्रश्न विधि और न्याय मंत्रालय से होगा। वो जानना चाहेंगे कि क्या न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पश्चिमी ओडिशा में ओडिशा उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों की स्थापना की कोई योजना है? असम से निर्दलीय सांसद अजीत कुमार भुयान का प्रश्न संस्कृति मंत्रालय से होगा। स्वतंत्रता से पूर्व हमारे देश से विदेशों द्वारा चुराई गई अनेक प्राचीन वस्तुओं का ब्यौरा उन्होंने मांगा है और अब तक विदेश से फिर से दोबारा देश में हासिल की गई प्राचीन वस्तुओं की संख्या के बारे में उन्होंने जानकारी मांगी है। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन के प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से होंगे। वो पूछेंगे क्या मंत्रालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार श्रम बल भागीदारी दर में समग्र वृद्धि के बावजूद विशेष रूप से औपचारिक रोजगार में शहरी महिलाओं की LFPR दर के स्थिर बने रहने के संबंध में कोई विश्लेषण किया है? उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सांसद गीता और चंद्रप्रभा का सवाल शिक्षा मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगी ग्रामीण जिलों में कृषि तकनीकी नवाचार के लिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, प्रमोटिंग एंड एक्सेलरेटिंग यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप्स और स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर क्या सहायता उपलब्ध है? और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ संसद में आज में इतना ही और अब से कुछ ही पलों में आप देख पाएंगे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।